बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूएस हिस्ट्री पढ़ेंगे। जब से यूएस ने इंडिपेंडेंस हासिल की ब्रिटेन से, उस वक़्त से लेकर आज तक जो मेन इवेंट्स हैं वो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जनरल नॉलेज के ये लेक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ, दे आर वेल रिसर्च्ड। और इसके लिए जो सोर्सेस मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, सबसे बड़ा सोर्स है डी ब्लिज एंड पीटर मिलर। इनकी बुक है रेल्म्स एंड रीजन्स। और वो रेल्म्स एंड रीजन्स जो हैं मैं तकरीबन 2011-12 से पढ़ा रहा हूँ, और वो ऑलमोस्ट सारी की सारी मुझे ग्रिप है उसके ऊपर। डी ब्लिज एंड पीटर मिलर की रीजन्स रेल्म्स एंड रीजन्स बुक है, जो कि पॉलिटिकल और फिज़िकल और सारी ज्योग्राफी उसमें इंक्लूडेड होती है, लेकिन वो ज़्यादा 1990s तक हमें इन्फॉर्म करती है। फिर उसके बाद जो सेकंड मेजर सोर्स है वो dawn.com है, जिसमें से मैं रीसेंट जो इंफॉर्मेशंस हैं इन कंट्रीज़ की वो लेता हूँ। और तीसरा सबसे बड़ा सोर्स है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, जो कि आप गूगल कर सकते हैं, और गूगल से ही आप ब्रिटानिका से बहुत सारी चीज़ें कंसल्ट कर सकते हैं जनरल नॉलेज की। और जनरल नॉलेज की जो लास्ट है केरन एंड मिंग्स्ट, ख़ासतौर पे इसकी इंटरनेशनल हिस्ट्री का जो चैप्टर है, उधर से मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेता हूँ, क्योंकि मैं केरन एंड मिंग्स्ट की बुक को काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा हूँ। और नो डाउट उसके साथ साथ मेरा अपना कोई 15-16 साल का एक्सपीरियंस, जब मैं खुद से भी तैयारी करता था CSS PMS और PPSC की, उसके बाद फिर मैं पढ़ाना शुरू किया। तो पढ़ाते हुए मुझे 2005 से मैं पढ़ा रहा हूँ CSS को, तो एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा आपके सामने आता है। तो मैं सोचा कि मैं आपको रिसोर्सेज इसके बता दूं कि ये रिसोर्सेज हैं। आज जो मैं आपको बताऊंगा यूएस हिस्ट्री, जो कि डिफाइनिंग मोमेंट्स ऑफ यूएस हिस्ट्री हैं, वो सबसे ज़्यादा मैंने ली है। इसका सोर्स है ब्रिटानिका, जो इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है, और जेफ वॉलेनफेट जो है, उन्होंने बहुत सारे डिफाइनिंग मोमेंट्स के बारे में बताया। फिर उसके बाद एसेंशियल्स ऑफ IR में जो चैप्टर है इंटरनेशनल हिस्ट्री का, केरन एंड मिंग्स्ट, वो सेकंड बड़ा सोर्स है इसके लिए। अब मैं मिटाता हूँ और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना जनरल नॉलेज का USA का या नॉर्थन अमेरिका का फोर्थ लेक्चर। आई थिंक दिस इज द फोर्थ और थर्ड लेक्चर, परहैप्स इट्स थर्ड लेक्चर। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। यूएस हिस्ट्री को हमने पहले देखा कि 1492 में कोलंबस आए, और कोलंबस रहने तो पुर्तगाल के थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरोप का, और ये अफ्रीका, और ये यूरोप, और ये वाला बाकी नक्शा है। तो यहाँ पुर्तगाल के रहने वाले थे, लेकिन पुर्तगाल में उनको सपोर्ट ना मिली, वो स्पेन चले गए, और स्पेन की जो आइसाबेला थी उन्होंने उसको सपोर्ट किया, और कोलंबस जो है वो अटलांटिक ओशन से को क्रॉस किया, इस होप में कि वो दुनिया गोल है और वो जाके इंडिया से मिल जाएंगे। इंडिया से तो ना मिले, लेकिन वो यहाँ आ गए। ये आइलैंड्स हैं बहामास के। ये आइलैंड्स किसके हैं? दे आर बहामास के आइलैंड्स हैं ये वाले। तो यहाँ पे आए, और यहाँ पे ब्राउन कलर के या फिर काले रंग के लोग थे, उन्होंने इसको रेड इंडियंस का नाम दिया। उसके बाद जो है कॉलोनियल एक वेव स्टार्ट होगी माइग्रेशन की, और माइग्रेशन जो है दोनों तरफ अमेरिकास की होती रही, जिसमें स्पेनिश, पोर्तुगीज़, फिर उसके बाद बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी माइग्रेंट्स आते रहे। अमेरिका की अगर हम बात करें, अमेरिका जो है वो कंट्री थी माइग्रेंट्स की। यहाँ पे यूरोपियन माइग्रेशन अच्छी खासी हुई है। कब? यानी 16th सेंचुरी में, और इवन 17th सेंचुरी में भी ये माइग्रेशन होती रही है। और ख़ास तौर पे वो वाले जो माइग्रेंट्स थे यूरोप में, जो डिसिडेंट्स थे, जो ऑपोजिशन में थे, जो परसिक्यूशन का शिकार थे, जो ऑपोजिट फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे, जो कॉन्विक्ट्स थे, वो भाग के तो अपनी जान बचाने के लिए आ जाते थे अमेरिका में ये USA में। तो यहाँ पर अमेरिका के रीजन में ये माइग्रेंट्स ने इसको अपनी लैंड बना लिया। लेकिन जब इसके ऊपर ब्रिटेन का कब्ज़ा था, तो उस वक़्त तक वही गोरे जो यूरोप से किसी ज़माने में माइग्रेट करके आए थे, अब वो आहिस्ता आहिस्ता दे हैड बिकम वेरी ऑफ ब्रिटिश रूल इन अमेरिका। तो स्टार्ट होता है उस वक़्त जो डायरेक्ट टैक्सेस लगाए थे ब्रिटेन ने,
और अमेरिकन्स पर उसके ख़िलाफ़ एक एहतजाज स्टार्ट होता है। और कहानी उस वक़्त अपने एक टर्निंग पॉइंट लेती है जब 1773 में 1773 यानी 1770s बहुत इम्पॉर्टेंट है अमेरिका की हिस्ट्री में। 1773 में इस मुकाम पर, ये न्यूयॉर्क से ऊपर इस मुकाम पर बोस्टन है। बोस्टन के मुकाम पर, हार्बर पर अमेरिकन्स ने, यानी यहाँ के जो वाइट अमेरिकन्स थे वो यहाँ आए और उन्होंने ब्रिटिश टैक्सेस जो कि टी के ऊपर लगा हुआ था उसके ख़िलाफ़ एहतजाज के तौर पर यहाँ आने वाली ब्रिटिश शिप में से टी जो है, टन्स ऑफ टी जो है वो उतार उतार के समंदर में फेंकना शुरू कर दी। इसको कहते हैं, इस वाक़े को कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। इसको क्या बोलते हैं? बोस्टन टी पार्टी। ये एक तरह से रिबेलियन का निशान था और उन्होंने अपने आप को ये शो किया कि वो रेड इंडियंस हैं, यानी लोकल इंडियंस हैं यहाँ के रहने वाले, लेकिन वो थे नहीं, वो वही वाइट लोग थे जो किसी ज़माने में माइग्रेंट बन के यहाँ पे आए थे और वो अब ब्रिटिश राज नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि अब अमेरिका जो है ब्रिटिश राज से या ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो जाए। तो यहाँ बोस्टन में उन्होंने और बोस्टन में कौन लेके आई थी, कौन सी कंपनी जो है वो टी इम्पोर्ट कर रही थी चाइना से? वो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि इंडिया में ट्रेड कर रही थी। उसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो चाइना से टी लेके आती थी, और टी किसके बदले में लेके आती थी? टी लेके आती थी अफ्यून के बदले में। जो अफ्यून बेचते थे चाइना को और उसके बदले में टी और पोर्सलेन और सिल्क जो है उनसे लेते थे और वो पूरी दुनिया में फिर बेचते थे और उससे फिर फ़ायदा हासिल करते। डबल प्रॉफिट वो ले रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शिप है टी कार्गो में लेकर यहाँ पे उतरी, तो यहाँ पे अमेरिकन्स ने हमला करके वो सारी टी जो है समंदर में फेंक दी। इस वाक़े को इम्पॉर्टेंटली बोला जाता है बोस्टन टी पार्टी 1773। इसको एज ए रिबेलियन लिया ब्रिटिश ने, क्योंकि ब्रिटिश उसका रूल कर रहे थे अमेरिका के ऊपर, इस पार्ट ऑफ अमेरिका जो कि यूएसए का ऊपर भी कर रहे थे, लेकिन हम यूएसए की बात कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने इसको रिबेलियन लिया और उनके खिलाफ एक रिप्रेशन की वेव चल निकली और उसके फौरन बाद फिर अमेरिका की रेवोल्यूशनरी वॉर हुई। और उस रेवोल्यूशनरी वॉर का लीडर आपको पता है बाद में मर्ज होकर कौन आया? जॉर्ज वाशिंगटन। तो उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ ये वॉर लड़ी। कब से लेकर कब तक? 1773 में ये बोस्टन टी पार्टी हुई, तो 1775 में ये वॉर स्टार्ट हुई और कब खत्म हुई? 1783 में। ये वॉर है रेवोल्यूशनरी वॉर। लेकिन 1775 में जब वॉर स्टार्ट हुई तो 1776 में अमेरिकन ने इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन इशू कर दिया कि इंडिपेंडेंस हमने हासिल कर ली है। अगर आपको ये याद ना रहे 1775 से लेकर 1783 तक वॉर रेवोल्यूशनरी रही अमेरिका की, तो आपने ये याद रखना है कि 1776 में अमेरिकन्स डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। आई मीन दिस वाज कॉल्ड एज एन independence declaration which was issued by the Americans, and thus in 1783 once America came out as, or the Americans they emerged as the victorious against Britain was ousted from America। तो फिर पहला प्रेसिडेंट कौन बना? पहला प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन बने। तो जॉर्ज वाशिंगटन का नाम इसलिए इम्पॉर्टेंट है। जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो पहले प्रेसिडेंट बनते हैं अमेरिका के। और पहला कॉन्स्टिट्यूशन जब आता है अमेरिका में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन है 1787 में। तो 1787 में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए वाज फॉर्म्ड और 13 स्टेट्स ने ये जंग आज़ादी को स्टार्ट किया था। 13 स्टेट्स। आज कितनी स्टेट्स हैं? आज 50 स्टेट्स हैं। आज 50 स्टेट्स हैं। अगर आप अमेरिका का इस तरीके से झंडा देखें तो आपको पता चलेगा कि एक कोने में 50 सितारे मौजूद हैं, 50 स्टार्स मौजूद हैं। तो वो स्टार्स की वजह से हम कह सकते हैं कि वो 50 हैं, और बाकी अमेरिका के झंडे पर स्ट्रिप्स मौजूद हैं और वो 13 स्ट्रिप्स मौजूद हैं। वो 13 स्ट्रिप्स इस वजह से कि व्हेन अमेरिका started or USA started, United States of America started with 13 states, but now they are 50 states। तो झंडा भी डिपिक्ट करता है अमेरिकन स्टेट्स को।
तो फिर हम कह सकते हैं कि अमेरिका का जो थर्ड इम्पॉर्टेंट इवेंट है हिस्ट्री में, जो डिफाइनिंग मोमेंट है, हालांकि डिफाइनिंग मोमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन जेफ वेलेनफेट कहते हैं कि ये उन्होंने जो चुन के लिए हैं, दे बिकेम द टर्निंग पॉइंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। हाउएवर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि यही सारे, और भी बहुत सारे डिफाइनिंग मोमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हमने कुछ मोमेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे जनरल नॉलेज के लिए, वही हमने देखने हैं। तो बोस्टन टी पार्टी कब 1773, इस टी पार्टी के बाद रेवोल्यूशनरी वॉर हुई जो कि 1775 से लेकर 1783 तक रही, लेकिन 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ, 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए बना, और 1823 एक और इंपॉर्टेंट इवेंट है। क्या हुआ 1823? अमेरिका के प्रेसिडेंट मोनरो ने प्रिंसिपल्स ले डाउन किए। When some president laid down the principles or the policies of America, that was also called doctrine after his name. So his name was Monroe. So Monroe Doctrine means it was a policy not to interfere in the internal matters of Europe. यूरोप के इंटरनल मैटर्स में अमेरिका नहीं शामिल होगा। इट मीन्स अमेरिकन आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी, क्योंकि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स थी उस वक्त होल्ड था यूरोप का, यूरोप की जो पावर्स थी उसका, उसमें ब्रिटेन जो है वो लीड कर रहा था। तो अमेरिकन्स मेड देयर पॉलिसी दैट दे वुड नॉट इंटरवीन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पावर्स दैट बी. This was called an isolationist policy of America, and that remained for many years onward. और ये मॉनरो डॉक्ट्रिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद हम आगे आती हैं 1861 से लेकर 65, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसलिए मैंने रेड मार्कर से इसको लिखा है। इसको कहते हैं सिविल वॉर हुई 1861 से लेकर 65, लेकिन 1861 में ये सिविल वॉर किससे हुई? 1861 में एक प्रेसिडेंट जो बहुत मशहूर प्रेसिडेंट है अमेरिका के, उन्होंने चार्ज संभाला, वो इलेक्शन जीत के उन्होंने चार्ज संभाला। उनका नाम क्या था? उनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब आपको पता चल गया होगा व्हाई इट्स सो इम्पॉर्टेंट। अब्राहम लिंकन जो है वो ब्लैक थे और रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, और रिपब्लिकन पार्टी हैड स्टार्टेड एडवोकेटिंग टू मेक स्लेवरी ऑफ द ब्लैक पीपल इलीगल इन अमेरिका। तो वो चाहते, अब अब्राहम लिंकन हिमसेल्फ वाज अ ब्लैक American. So being an American, he wanted slavery to be abolished in America. अब क्या हुआ कि यहाँ अमेरिका की जो सदर्न स्टेट्स हैं, ये साउथ में जो स्टेट्स हैं, आपको मैंने उसमें बताया था कैलिफोर्निया के बाद से लेकर यहाँ तक जॉर्जिया से नीचे फ्लोरिडा, ये सारी जो स्टेट्स हैं ये नहीं चाहती थी कि स्लेवरी ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये फर्टाइल लैंड थी, ये सन बेल्ट कहलाती है, क्योंकि सूरज जो है यहाँ पे ठीक ठाक चमकता है। तो ये सन बेल्ट होने की वजह से, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कुछ बेल्ट्स हैं अमेरिका की, तो सन बेल्ट होने की वजह से यहाँ पे स्लेवरी बहुत आम थी, और बहुत सारे स्लेव्स जो थे वो यहाँ पे काम कर रहे थे। और लैंडेड जेंट्री कौन थे? वो वाइट अमेरिकन्स थे। जो वाइट यूरोपियंस किसी ज़माने में माइग्रेंट्स बन के आए थे, वो अब अमेरिकन्स हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस लैंड के साथ अटैच कर लिया था। एंड नाउ दे डिड नॉट वांट दैट स्लेवरी टू बी अबॉलिश्ड, बिकॉज if slavery was abolished, they had to give freedom to all these slaves, and millions of slaves were working their farms, so they had to give them freedom, and freedom meant उनकी एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उस ज़माने में स्लेव्स कैसे जॉब करते थे? वो बॉन्डेड लेबर होते थे। बॉन्ड लेबर का मतलब उनको सैलरीज नहीं मिलती थी, वो खाने पीने के ऊपर ही रहते थे, और खाना पीना जितना भी मालिक दे दे, और उनकी प्रॉपर्टी होते थे, उनको जैसे मर्जी वो इस्तेमाल करें। तो इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि स्लेव्स को आज़ादी मिलेगी। स्लेव्स को आज़ादी मिलेगी तो उनका प्रॉफिट कम से कम हो जाएगा, क्योंकि उनके प्रॉफिट का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा मिलेगा उन लोगों को जो उनके फार्म के ऊपर खेती बाड़ी करते हैं। तो इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि स्लेवरी को ख़त्म हो। लेकिन 1861 में जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट बने तो उनको पता चल गया कि अब तो स्लेवरी के खिलाफ लॉज अमेरिका में आएंगे, तो इन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया। जो साउथ के अंदर, साउथ में यानी नीचे की तरफ जो स्टेट्स हैं, दे डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बना लिया
कॉन्फेडरेसी, इन्होंने कहा कॉन्फेडरेशन ऑफ अमेरिका या कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कॉन्फेडरेट या कॉन्फेडरेशन ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं, बल्कि कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कॉन्फेडरेट स्टेट्स, कॉन्फेडरेट वैसे होता है, इसका भी मतलब है कि इल्हाक, तो यूनियन, यूनाइटेड का मतलब इल्हाक होता है, लेकिन ऊपर वाले क्या है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ही रहे, वो यूनियन के हक में नॉर्दर्न स्टेट्स नहीं और सदर्न स्टेट्स क्या हैं, उन्होंने बना लिया कॉन्फेडरेशन ऑफ अमेरिका, नीचे वाले स्टेट्स ने, और इस तरीके से उन्होंने रिबेलियन कर दी, यानी आज़ादी का ऐलान। ऊपर नॉर्दर्न स्टेट्स ने हमला कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इतना बड़ा हिस्सा जो ब्रेकअप हो जाए, तो ये एक वॉर स्टार्ट हो गई, इसको कहते हैं सिविल वॉर, और ये बहुत फैटल किस्म की मिलिट्री वॉर थी विच वर फॉट इन अमेरिका एंड दैट रिमेन्ड क्वाइट फैटल, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल और मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स डाइड इन दिस वॉर। इवन दिस वॉर engulfed lives more than the fatalities Americans faced in 2 world wars। इसको कहते हैं, ये 4 साल तक वॉर लड़ी गई और आखिरकार जो ऊपर वाली स्टेट्स हैं नॉर्थ में, उन्होंने कब्जा कर लिया इन स्टेट्स के ऊपर, और कॉन्फेडरेसी जो है वो ख़त्म हो गई। कॉन्फेडरेसी जो है, जो कॉन्फेडरेसी ऑफ द सदर्न स्टेट्स दैट कलैप्स्ड, और उसके कलैप्स के बाद अमेरिका में एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा से अमेरिका को बिल्ड करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, तो इसको कहते हैं सिविल वॉर। अब आपको पता चल गया होगा कि जो स्लेवरी के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस है, जो कालों के ख़िलाफ़ एक हेट है, वो वाइट यूरोपियंस के जीन्स में लिखी हुई हैं कूट कूट के। और उसके बाद जो सेकंड मेजर कैंपेन कालों की स्टार्ट हुई अपने राइट्स के लिए, वो स्टार्ट होती है जब मार्टिन लूथर किंग आते हैं 1960s और 70s में, वो राइट्स, ब्लैक राइट्स के लिए कैंपेन अमेरिका में चलाते हैं, और फिर बाकी जो राइट्स हैं उस वक्त मिलते हैं। इस वक्त अमेरिका में राइट्स मिल गए काफ़ी हद तक, लेकिन वो स्लेवरी को ख़त्म किया गया। बाकी जो राइट्स हैं वो, उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसी शिकें हैं जिसमें कालों को थोड़ा इन्फीरियर रखा गया, गोरों को सुपीरियर ही रखा गया। हाँ, स्लेव नहीं हो सकते, स्लेवरी को ख़त्म करने का ऐलान हुआ, लेकिन जो है बाकी जो राइट्स हैं इक्वालिटी के, उसके लिए कैंपेन स्टार्ट की मार्टिन लूथर किंग ने 1960s और 70s में, जिसमें मोहम्मद अली कले जो हैं वो भी उसका पार्ट बन गए। तो 1861 से 65 तक ये सिविल वॉर होती है।